गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम ब्रांड वैल्यूएशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं गाइस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ब्रांड एज पर पोटेंशियल अर्निंग मॉडल से आप वैल्यू ऑफ द ब्रांड निकालिए इन इंफॉर्मेशन से। सो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? सबसे पहले गाइस आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट दे रखा है 2500 का। टेंजिबल एसेट्स की बात करी जाए तो टेंजिबल एसेट्स जो हैं गाइस वो 10 lakhs के हैं फिक्स एसेट्स। और आइडेंटिफिएबल इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो वो है आपके 1500 के अदर देन ब्रांड। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल गाइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है आपका 14%। और एक्सपेक्टेड नॉर्मल रिटर्न ऑन टेंजिबल एसेट्स पे नॉर्मल रिटर्न इन्हें कितना मिल जाता है गाइस? तो 18% का मिल जाता है, जिसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% का है और नॉर्मल स्प्रेड आपका 4% का है। तो हमें डायरेक्ट ये देखना है कि हाँ टेंजिबल एसेट्स पे कितने का रिटर्न मिल जाता है, 18% का मिल जाता है। और कैपिटलाइजेशन जो फैक्टर है वो आपका गाइस 25% का है। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट की प्रॉफिट का यूज करके हमें ब्रांड की वैल्यू निकालनी है। तो गाइज इस प्रॉफिट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रॉफिट में तीन तरीके के प्रॉफिट होते हैं। एक तो टेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग प्रॉफिट होता है, इंटेंजिबल एसेट्स का प्रॉफिट होता है और साथ में इसके अंदर ब्रांड से कमाया हुआ भी प्रॉफिट होता है। तो हमें उस ब्रांड की वैल्यू निकालनी है कि हाँ इसके अंदर ब्रांड का कितना प्रोपोर्शनेट है और उसका कैपिटलाइजेशन फैक्टर करेंगे तो ब्रांड की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 2500 है। इसमें से प्रॉफिट एलोकेटेड टू टेंजिबल एसेट्स, आपने टेंजिबल एसेट्स से कितना प्रॉफिट कमाया होगा? तो आपका टेंजिबल एसेट्स है गाइस 10,000 का। और आपका यहाँ पे जो रिटर्न है ऑन टेंजिबल एसेट्स वो है आपकी 18% की। तो यहाँ पे हमने 10,000 का 18%, 1800 रुपीज़ आपने टेंजिबल एसेट से कमाए। तो 2500 में से अगर मैं 1800 डिडक्ट कर दूं तो इसके अंदर अब दो प्रॉफिट रह जाते हैं, एक तो इंटेंजिबल एसेट्स का और दूसरा ब्रांड का। तो प्रॉफिट एलोकेटेड टू इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग ब्रांड आपका कितना आ गया गाइज? ये 700 आ गया। ठीक है गाइज, जब हम प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर देंगे तो गाइज वो आपका टोटल ब्रांड वैल्यू कैपिटलाइजेशन टोटल वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी इंक्लूडिंग आपका इंटेंजिबल एसेट्स एंड इंक्लूडिंग ब्रांड। अभी करते हैं गाइज, ये आपको ज़्यादा फिर बेटर समझ में आएगा। अब ये जो प्रॉफिट आया गाइज इसका अगर हम 25% से कैपिटलाइजेशन फैक्टर कर दें तो आपकी जो वैल्यू है वो 2800 आ जाएगी। अब ये जो टोटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू आई है इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू इंक्लूड है और ब्रांड की भी वैल्यू इंक्लूड है। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि आइडेंटिफिएबल जो इंटेंजिबल एसेट्स है अदर देन ब्रांड वो कितने कितने रुपीज़ के हैं? तो आपके ये 1500 के हैं। तो अगर इसमें से मैं 1500 हटा दूं तो क्या मेरा ब्रांड का वैल्यू आ गया? तो जी सर, आप यहाँ पे आपका ब्रांड का वैल्यू आ गया जो कि है 1300। सो गाइज यहाँ पे इलस्ट्रेशन 5 थोड़ा सा लॉजिकल था, वो इजीली हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 5 कंप्लीट होता है। इलस्ट्रेशन 6 पे आते हैं गाइज। रफ यूज लिमिटेड हैज हायर्ड अ मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म फॉर डूइंग अ मार्केट रिसर्च। रफ लिमिटेड ने एक मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म को हायर करा है फॉर डूइंग अ मार्केट रिसर्च के लिए एंड प्रोवाइड डेटा रिलेटिंग टू टायर इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। और इन्होंने जो डेटा दिया है वो टायर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और कब का दिया है? आने वाले 10 सालों का इन्होंने डेटा दिया है। द फॉलोइंग वर द ऑब्जर्वेशन एंड द प्रोजेक्शन मेड बाय कंसल्टेंसी फर्म, जो कंसल्टेंसी फर्म द्वारा एक कुछ ऑब्जर्वेशन और प्रोजेक्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है द टायर इंडस्ट्री इन द टारगेट एरिया। जो टायर इंडस्ट्री है टारगेट एरिया में दैट इज होल ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो एट 5% पर एनम for the next 3 year and thereafter 7% per annum over the subsequent 7 year। टायर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो अगले 3 साल तक तो 5% रहेगी और उसके बाद अगले 7 ईयर तक 7% पर एनम रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं मार्केट साइज की बात करूँ टायर इंडस्ट्री की
तो वो 8000 करोड़ की है। तो गाइस मैं पहले एक बार सॉल्यूशन पे ही आ जाता हूँ, रिलेट कर देता हूँ। गाइस यहाँ पे हमें वैल्यूएशन ऑफ द ब्रांड निकालना है और सिर्फ मैं मार्केट साइज की बात करता हूँ। तो मार्केट साइज कितना था, 8000 करोड़ था। उसमें गाइस कितना हम 5% ऐड कर देंगे, क्योंकि 5% की ग्रोथ हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। फिर 5% ऐड करेंगे, फिर 5% ऐड करेंगे। ठीक है गाइज। इस 5% की ग्रोथ के बाद कितने परसेंट की ग्रोथ हो रही है, 7% की। तो इन 4 to 10 ईयर में 7%, यहाँ से ये 7% ऐड हो जाएगा, 7% ऐड होते चला जाएगा, तो आपका मार्केट साइज धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। तो ये टोटल जो इंडिया का मार्केट साइज है इसकी ग्रोथ बताई है, ये 5% बढ़ेगा पहले 3 साल तक, और उसके बाद 7% बढ़ता चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सिर्फ मार्केट साइज की इंफॉर्मेशन हमने अभी तक कलेक्ट करी है। सो सेकंड इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ अनएकम्बर्ड बेसिक सेल ऑफ टायर्स वाज एस्टिमेटेड एट 8000 करोड़ इन द लास्ट ईयर। मतलब वही कह रहा है कि जो सेल वैल्यू है टोटल मार्केट साइज की वो 8000 करोड़ है लास्ट ईयर की। और जिसको डोमिनेट बाय मीडियम एंड लार्ज प्लेयर, जिसको डोमिनेट कौन करते हैं, मीडियम और लार्ज प्लेयर डोमिनेट करते हैं। दिस इंक्लूड रफली 10% तो फेक ब्रांड होते हैं एंड लोकली मैन्युफैक्चर्ड टायर होते हैं। 10% के तो आपके फेक ब्रांड हो गए। एंड मार्केट शेयर ऑफ दिस सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 0.50 ओवर द डिकेड। और इस फेक ब्रांड में जो मार्केट शेयर है आने वाले डिकेड 10 सालों में ये 0.50 की इंक्रीमेंट होगी। सो गाइज यहाँ पे हम मार्केट शेयर निकालते हैं। देखो टोटल मार्केट शेयर गाइज आपका कितना है, यहाँ पे गाइज टोटल मार्केट शेयर निकाल लेते हैं। टोटल मार्केट शेयर तो 100% है, जिसमें से फेक ब्रांड का कितना हिस्सा है, 10% का है। और ये फेक ब्रांड आपका क्या करेगा, हर एक साल ओवर द डिकेड 0.5% इसे बढ़ना ही बढ़ना है। तो फेक ब्रांड यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड चेंज इन द मार्केट शेयर में फेक ब्रांड जो है वो 0.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। ठीक है गाइस। फिर इसके बाद जो अदर इंफॉर्मेशन है, द चीफ चाइनीज इंपोर्ट, जो चीफ चाइनीज इंपोर्ट है अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ द बिजनेस। जो चीफ चाइनीज एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उनका क्या है, उनका 40% का बिजनेस मार्केट शेयर है। बिजनेस लास्ट ईयर कितना था, 40% का था। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और अगले 10 सालों तक ये भी कितना बढ़ेंगे, 0.25% बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चीफ चाइनीज का अगर हम मार्केट शेयर देखें तो 40% का तो इनका भी हो गया, और ये भी 0.25% की रफ्तार से नेक्स्ट आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। इसके बाद अदर क्या इंफॉर्मेशन निकाली कंसल्टेंसी फर्म ने, तो द अदर लार्जर प्लेयर अकाउंटेड फॉर रफली 34% ऑफ द बिजनेस वैल्यू लास्ट ईयर। और अदर लार्जर प्लेयर है जो भी मार्केट में वो कितने हैं, 34% है। और 34% लास्ट ईयर विच इज एक्सपेक्टेड टू बी गो डाउन, जो कि जिनका मार्केट शेयर कम होगा 0.50 से ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर में। एंड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रफ लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। और वो किस लिए होगा, क्योंकि रफ लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 34% तो अदर लार्ज प्लेयर का आ गया। तो यहाँ पे जो रफ लिमिटेड का मार्केट शेयर कहा जाए, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट शेयर ऑफ रफ लिमिटेड, तो वो गाइस 16% आया लास्ट ईयर का, और हमें निकालना है मार्केट वैल्यू आने वाले 10 सालों में। ठीक है गाइस, ओके। अब यहाँ पे हम मार्केट एक्सपेक्टेड चेंज इन द मार्केट शेयर निकाल लेते हैं ओवर द डिकेड क्या होगा। तो देखो गाइस, फेक ब्रांड तो 0.50 से बढ़ेगा परसेंट से, और चीपेस्ट ब्रांड भी 0.25 से बढ़ेगा। लेकिन अदर लार्जर प्लेयर जो है वो आने वाले 10 ईयर में 0.50 से घटेंगे। तो रियली में मार्केट में कितना परसेंट का हिस्सा बढ़ेगा, तो मार्केट में 0.25% का हिस्सा बढ़ेगा। अगर मार्केट पूरा मार्केट आपका 0.25% से बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जो रफ लिमिटेड का जो मार्केट शेयर आया था 16%, वो हर साल 0.25% कम होता चला जाएगा। इसलिए गाइज यहाँ पे जब मैंने सॉल्यूशन में मार्केट शेयर निकाला, तो देखो गाइज 15 से आपका 16 से 15.75 हो गया, और ये 0.25 हर साल आपका गिरता चला जा रहा है, क्योंकि अदर मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं नेट 0.25% आपका बढ़ रहे हैं। ठीक है गाइज। सो यहाँ पे द कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में लगी है।
which will start yield result in the 2 year in a time and increase its profitability by 3% from existing 8%। अब कंपनी यहाँ क्या कह रही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपका ग्रो 5% से करेगी नेक्स्ट 3 ईयर। ये तो हो गया। यहाँ पे करते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट, अभी कंपनी 8% अपना प्रॉफिट कर अर्न कर लेती है, जो कि कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3% से इंक्रीज हो जाएगा आने वाले 2 साल के बाद। तो गाइज यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हम निकालते हैं वो पहले तो आप पहले 2 ईयर का आप 8% से निकालोगे और उसके बाद 3 to 10 ईयर का आप निकालोगे 11% से, क्योंकि ये आपका 8% से ये 3% आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि बिजनेस आपने री इंजीनियरिंग करी है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है आपका गाइस वो पहले 8% था, अब वो 11% हो जाएगा फ्रॉम द 3 ईयर ऑनवर्ड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द ब्रांड वैल्यू, हमें ब्रांड वैल्यू निकालनी है ऑफ रफ यूज लिमिटेड अंडर मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर निकालनी है। इफ द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, अगर डिस्काउंट रेट की बात करें जो कि 10% है, तो हमें गाइज ये वर्किंग नोट्स हमने समझ लिया है। हम निकालते हैं वैल्यूएशन ऑफ द ब्रांड अंडर मार्केट अप्रोच, जिसमें गाइज यहाँ पे हमने मार्केट साइज भी निकाल लिया है अगले 10 ईयर का। अब निकाल लेते हैं कि मार्केट शेयर ऑफ द रफ लिमिटेड। अब रफ लिमिटेड भी हमने कैलकुलेट कर लिया था कि मार्केट शेयर ऑफ रफ लिमिटेड हर साल अपना 0.25% से कम होता जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो मार्केट शेयर इन वैल्यू जो है रफ लिमिटेड का आ जाएगा 1323 1367.10, इस तरीके से रिस्पेक्टिवली मार्केट शेयर आ जाएगा। जब मार्केट साइज को रफ लिमिटेड के मार्केट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी कि हाँ रियल में इनकी तो मार्केट वैल्यू इतनी है। और इस मार्केट वैल्यू से आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले आप प्रॉफिट कितना कमाते थे गाइस, पहले हम 8% का प्रॉफिट कमाते थे, और अब कितना कमाते, अब कितना बढ़ जाएगा 2 साल के बाद, 3% से और बढ़ जाएगा। तो पहले 2 ईयर में तो आपने 8% कमाया अपने मार्केट शेयर का, और फिर उसके बाद आपने री इंजीनियरिंग वगैरह करी अपनी बिजनेस की पूरी, और आपका जो प्रॉफिट है आपके ही मार्केट शेयर का कितने परसेंट हो गया, अब 11% हो गया 8% से। यहाँ पे मैंने ये 11% लिख दिया और ये सारा का सारा आपका 11% हो जाएगा। तो ये आप मार्केट शेयर का 11% निकालोगे तो आपको गाइज ये कैलकुलेशन आ जाएगी। आपको राउंड ऑफ जो करना है वो 0.50 तक का ही करना है। तो गाइज ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया और क्वेश्चन है डिस्काउंट फैक्टर हमें 10% के हिसाब से दे रखा था, तो उसकी वैल्यू लिख दी हमने, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमने निकाल दिया फिर। तो गाइज ईच ईयर का हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया, और जिसको हमने टोटल वैल्यू ऐड करी तो हमारा ब्रांड वैल्यू आ गया अंडर मार्केट अप्रोच 989.17 करोड़। हैंस ब्रांड वैल्यू ऑफ रफ लिमिटेड यूज अंडर द मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच इज 989.17 करोड़। सो गाइस ये मैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वर्किंग नोट 1 आपने समझ लिया तो आपका ये जो ब्रांड वैल्यू है बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं गाइज। गाइज हम इलस्ट्रेशन 6 से क्वेश्चन नंबर 9 पे डायरेक्ट आ गए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन 6 की तरह सिमिलर है, और उसके बाद फिर इलस्ट्रेशन 7 को कंटिन्यू कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं पीएम से। एजाइल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर कम डीलर, जो एजाइल लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चरर कम डीलर है, और आर्ट ऑफ ब्रांड ऑफ द ट्राउजर, ट्राउजर का क्या है वो मैन्युफैक्चर है और डीलर है, और उसका ब्रांड का नेम है आर्ट ऑफ। with passage of the time its brand has been well accepted in the market, passage of the time में इसका जो ब्रांड है वो मार्केट में एक्सेप्ट किया जा किया जाने लगा। द कंपनी हैज़ बीन अप्रोच बाय अ फॉरेन कंपनी, ये जो कंपनी है फॉरेन कंपनी द्वारा अप्रोच करी जाती है। इंगेज इन द सेम ट्रेड टू एंटर एज अ पार्टनर इन द बिजनेस, मतलब फॉरेन कंपनी भी इसी फील्ड में आना चाहती है एज अ पार्टनर एजाइल लिमिटेड के साथ। एजाइल इन ऑर्डर टू नेगोशिएट द डील वांट्स टू गेट इट्स ब्रांड वैल्यू, अभी इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो एजाइल लिमिटेड अपनी ब्रांड वैल्यू पता करना चाहते हैं कि हाँ इनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकली है जिसके बेस पे हमें क्या निकालना है, ब्रांड वैल्यू निकालना है। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि गारमेंट इंडस्ट्री
ऑफ विच एजाइल इज कंस्टिट्यूएंट, मतलब जिसमें एजाइल लिमिटेड जो काम कर रहे हैं, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9% पर एनम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर तक गारमेंट इंडस्ट्री में जो ग्रो होगा वो 9% का होगा, और जो प्रेजेंट मार्केट साइज है वो आपका 7,500 करोड़ का है। तो गाइज अगर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे लाऊं तो मार्केट साइज की बात करूं तो जो 7,000 करोड़ का 7,500 करोड़ का था, उसमें आप 9% ऐड कर दीजिए, 8,175 करोड़ आ जाएगा। फिर आप 9% ऐड कीजिए, फिर 9% ऐड कीजिए, फिर 9% ऐड कीजिए, फिर 9% ऐड कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 9% की तो ग्रोथ इसमें फिक्स है। ठीक है गाइस, तो पहली इंफॉर्मेशन से हमने मार्केट साइज निकाल लिया। सेकंड इंफॉर्मेशन ये कहती है देयर आर अदर ब्रांड, मार्केट में अदर ब्रांड भी है, बोथ नेशनल है इंटरनेशनल इन द मार्केट। द एग्जिस्टेंट ऑफ डुप्लीकेट ब्रांड इज अनअवॉइडेबल, मतलब नेशनल इंटरनेशनल तो है ही, साथ में डुप्लीकेटेड ब्रांड भी है जैसे फर्स्ट कॉपी वगैरह। द शेयर ऑफ सच प्लेयर, इनका जो शेयर है मार्केट में इज एस्टिमेटेड टू बी 63% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री। इनका जो हिस्सा है टोटल इंडस्ट्री का 63% है। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ ए लिमिटेड, तो देखिए गाइस टोटल मार्केट शेयर 100% है, जिसमें से इन तीनों का हिस्सा नेशनल इंटरनेशनल और डुप्लीकेट ब्रांड का कितना हो गया 63%। तो आपका कितना हिस्सा बचा इसमें 37% का। अब फर्दर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है द मार्केट ऑफ अदर नेशनल ब्रांड विल इंक्रीज 0.25% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब जो अदर नेशनल ब्रांड है वो 0.25% की रफ्तार से इंक्रीज करेंगे आने वाले 5 ईयर तक, मतलब 0.25% तो ये हर साल बढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद फिर इंफॉर्मेशन है द शेयर ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड की बात करी गई थी, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 1.5 टाइम्स ऑफ द नेशनल ब्रांड। जो नेशनल ब्रांड है उसका 1.5 टाइम्स ग्रो करेंगे। तो ये 0.25% से ग्रो कर रहा था, 0.25% का 1.5 टाइम होता है 0.375% से ये भी ग्रो करेगा। तो ये दोनों ब्रांड आपके ग्रो करेंगे आने वाले 5 ईयर में। इसके बाद की ये जो लाइन है ये थोड़ी सी लॉजिकल है गाइस, इसे देखना। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ डुप्लीकेट जो ब्रांड है इस फॉल, जो डुप्लीकेट ब्रांड है वो गिरेगा आपका 0.25% से। लेकिन ये 0.25% से गिरेगा, लेकिन ये गिरेगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब ये हर साल 2.5 नहीं गिरेगा, ये पूरे 5 साल में 2.5 गिरेगा। तो अगर 5 साल में ये 2.5 गिरेगा तो अगर एक साल का निकाले तो ये हर साल 0.50% इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी गाइज। तो अगर इसकी वैल्यू 0.50 से डिक्रीज होगी, तो अगर हम यहाँ पे नेट कैलकुलेशन करें गाइज, तो हमने ये पाया कि जो अदर मार्केट है वो कहीं ना कहीं 0.125% से इंक्रीज कर रही है। अगर अदर मार्केट 0.125% से इंक्रीज कर रही है नेट, तो ये जो एजाइल लिमिटेड का शेयर है 37%, ये हर साल 0.125% से डिक्रीज करेगा। और यही परसेंटेज हमने गाइस यहाँ कैलकुलेट करी है। पहले 37% थी, अब कितनी हो जाएगी? 0.125% से गिरेगी तो 36.875% हो जाएगी। फिर अगली बार जब 0.125% से गिरेगी तो 36.75% हो जाएगा। और इस तरीके से गाइस ये रिड्यूस होती चली जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर तक। तो ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन में हमने यहाँ तक की भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। इसके बाद है द एक्सपेक्टेड फॉरेन पार्टनर नीड द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी टू बी री इंजीनियरिंग। मतलब बेसिकली इसने भी अपनी कंपनी को क्या किया, री इंजीनियरिंग कर दिया, विच विल लीड टू एन इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द कंपनी बाय 3%। जिससे कंपनी की यील्ड कितनी बढ़ गई है? 13% बढ़ गई है आफ्टर 1 ईयर ओवर द प्रेजेंट यील्ड। प्रेजेंट की यील्ड कितनी है? 10% है, और इसके एक साल बाद ही कितनी बढ़ गई? 3% बढ़ गई। और फॉलोड देयर आफ्टर बाय फर्दर 5% ईयर ऑन ईयर, मतलब उसके बाद तो 5-5% का और इंक्रीमेंट होने लग गया प्रॉफिट में। तो इसकी कैलकुलेशन ये बताता हूँ गाइज मैं, कि प्रेजेंट की हील कंपनी की कितनी चल रही है? 10% की। ये याद रखना, कंपनी ने ये बोला है कि आफ्टर 1 ईयर ओवर द प्रेजेंट हील, मतलब प्रेजेंट हील तो कंपनी की 10% है, और द इंक्रीज इन द हील्ड ऑफ द कंपनी इज 3%। कंपनी की हील्ड कितनी परसेंट बढ़ गई? 3%। तो 10% से गाइज ये कितना हो गया? 13%। 13% तो हो गया, और 13% के बाद ये कितना परसेंट बढ़ेगा? 5-5%। तो ये आपका फिर 18 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा।
गाइज यहाँ पे एक ये जो 10% है ये है आपका कि हाँ प्रेजेंट में आप 10% तो कमा ही रहे हो। तो पहले तो फर्स्ट ईयर में आप 10% ही कमाओगे, और उसके 1 ईयर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि री इंजीनियरिंग विल लीड टू बी एन इंक्रीज इन द हिल ऑफ द कंपनी बाय 3% आफ्टर 1 ईयर ओवर द प्रेजेंट हिल। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है तो वो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी 1 साल तक तो चलती रहेगी, उसके बाद उसमें वो आपका 3% का इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद फिर 5-5% का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमने क्वेश्चन में मार्केट शेयर भी निकाल लिया और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन में फर्दर क्या पूछा है, फॉलोइंग द मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, आपको मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच लगाना है और डिटरमाइन द ब्रांड वैल्यू निकालनी है ऑफ टू बी यूज फॉर नेगोशिएशन विद द फॉरेन कंपनी के साथ जो नेगोशिएशन करना है, कंसिडरिंग द डिस्काउंट फैक्टर फॉर द फर्स्ट 5 ईयर का आपका जो डिस्काउंट फैक्टर है वो ये आपको यूज करना है, और मॉनिटरिंग वैल्यू 0.2 डेसिमल तक आपको लेनी है। सो गाइज यहाँ पे हमने ब्रांड वैल्यू अंडर द मार्केट अप्रोच कैलकुलेट करना है, जिसमें मार्केट साइज और मार्केट शेयर आपने निकाल दिया था। इससे जो मार्केट शेयर है इन अ वैल्यू आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मार्केट शेयर इन अ वैल्यू आ जाएगा। और इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है गाइज ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा गाइज। और इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो आपका कैश फ्लो आ जाएगा, और कैश फ्लो का जो टोटल है आपका 2443.43 आ जाएगा। तो गाइस हैंस द ब्रांड वैल्यू ऑफ एजाइल लिमिटेड अंडर द मार्केट अप्रोच, जो मार्केट अप्रोच लगाया उसके अंदर 2433.43 करोड़ का आपका ब्रांड वैल्यू आ गया। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है, बट दोनों में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी वेरी कर रही है, इसलिए दोनों की ही प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इलस्ट्रेशन 7 पे आते हैं गाइस। During the financial year 2006 or 7, स्मार्ट लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। स्मार्ट लिमिटेड ने कुछ ट्रांजेक्शन करे हैं, जैसे 1 अप्रैल 2016 को स्मार्ट लिमिट परचेज अ न्यू एसेट्स ऑफ ओके लिमिटेड। ओके लिमिटेड के नए एसेट्स परचेज कर रहे हैं ₹7,20,000 के नए एसेट्स खरीदे हैं 1 अप्रैल 2016 को स्मार्ट लिमिटेड ने। वो एसेट्स तो 7,20,000 के खरीदे, लेकिन जो फेयर वैल्यू ऑफ ओके लिमिटेड है आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स वाज 3,44,000। उस एसेट्स की अगर फेयर वैल्यू देखो तो उस एसेट्स की फेयर वैल्यू 3,44,000 थी, जबकि स्मार्ट लिमिटेड ने उसे 7,20,000 में खरीदा। तो जाहिर सी बात है जो बाकी का एक्स्ट्रा पैसा दिया वो गुडविल के होंगे। फर्दर इंफॉर्मेशन है, स्मार्ट लिमिटेड इज ऑन द व्यू दैट ड्यू टू द popularity of OK Limited product, the life of resulting goodwill is unlimited। जो लाइफ है रिजल्टिंग गुडविल इज अनलिमिटेड। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे पीरियड नहीं दिया हुआ, अनलिमिटेड की बात कर रहा है, लेकिन हमें एज पर एएस जो है वो मैक्सिमम 10 ईयर लेना होता है या उससे ज़्यादा लेते हैं, तो हमें स्पेसिफाइड बताना पड़ता है। तो सबसे पहले गाइज वर्किंग नोट में आते हैं। वर्किंग नोट में हमने जो कैश पे किया है वो 7,20,000 का है, और अगर उसमें से हम फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स की बात करें तो वो 3,44,000 की है। तो यहाँ पे जो एसेट्स की नेट वैल्यू हमने जो गुडविल की वैल्यू दी है ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई है। ठीक है गाइज, अब ये गुडविल की जो वैल्यू आई है 3,76,000 आई है। अगर इसे 10 साल में अमोटाइज करोगे तो 37,600 हर साल आपको अमोटाइज करना होगा। तो बैलेंस गुडविल कितना बच गया आपका गाइज, बैलेंस गुडविल बच गया है आपका 3,38,400, और एमोटाइज हो गया 37,600। तो गाइज अगर मैं इस एमोटाइज की कैलकुलेशन करूँ तो ये एमोटाइज मैंने एक वर्किंग नोट्स अकाउंट बनाया जिसमें एमोटाइजेशन के सारे एक्सपेंस लिख दिए, जिसमें मैंने गुडविल के यहाँ 37,600 अमाउंट लिख दिया, और इंटेंजिबल एसेट्स की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ जिसमें एक ट्रांजेक्शन की गुडविल मेरी निकल के आ गई है 3,38,400। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 1 कंप्लीट होता है हमारा। ट्रांजेक्शन 2 कहता है ऑन मई 2016 स्मार्ट लिमिटेड परचेज आ फ्रेंचाइज। स्मार्ट लिमिटेड ने क्या करा, एक फ्रेंचाइजी ली है टू ऑपरेट अ बोट सर्विस। बोट सर्विस को ऑपरेट करने के लिए एक फ्रेंचाइजी ली है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से लिए कितने रुपए के लिए, 1,20,000 के लिए, एंड एट एन एनुअल फीस ऑफ 1% ऑफ द बोटिंग रेवेन्यू। दो चीजें ये स्मार्ट लिमिटेड को दो चीजें पे करनी पड़ रही है। एक तो 1,20,000 की फ्रेंचाइजी ली है, और जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 1% देना पड़ेगा। किसको, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। द फ्रेंचाइजी
एक्सपायर आफ्टर 5 ईयर। जो फ्रेंचाइजी ली है उसकी लाइफ कितने की, 5 ईयर की। तो ये जो राइट ऑफ भी करेंगे इसे, इसे हम 5 ईयर में, फ्रेंचाइजी जो ली है उसे हम लाइव राइट ऑफ कर सकते हैं 5 ईयर में, क्योंकि इसमें लाइफ दे रखी है। अब बोटिंग रेवेन्यू की बात करते हैं तो 40,000 रुपये की रेवेन्यू हुई थी 16-17 में। और स्मार्ट लिमिटेड प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू, और फ्यूचर रेवेन्यू जो प्रोजेक्ट करी 80,000 की 2017-18 में, और 1,20,000 की पर एनम फॉर 3 ईयर देयर आफ्टर। तो गाइज यहाँ पे अगर हम वर्किंग नोट में आए, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में फ्रेंचाइजी जो ली है वो हमने 1,20,000 की ली है, और 5 साल की लाइफ है तो इसे 5 से डिवाइड कर देते, तो हर साल आपको एमोटाइज करना है 24,000। तो आपकी जो फ्रेंचाइजी की वैल्यू है वो 96,000 आपकी रह जाएगी 4 साल के लिए। तो इन दोनों की कैलकुलेशन हम यहाँ पे कलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपका जो फ्रेंचाइजी है 24,000 का एमोटाइज हो जाएगा, और आपके अभी भी जो फ्रेंचाइजी की वैल्यू जो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए बची हुई है वो 96,000। तो ये भी आपका एक इंटेंजिबल एसेट्स का ही पार्ट है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन ने एक और बात बोली है कि एक 1% का आपको क्या देना है, बोर्ड चार्जेस एक तरीके से देने हैं रिवेन्यू का। तो रिवेन्यू कितनी कमाई थी 2000, आपने 16-17 में 40,000 कमाई थी, तो 40,000 का 1% कितना होता है आपका 400। तो 400 का आपका एक्सपेंस हो गया। तो अगर हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं गाइज, तो यहाँ पे पीएनएल में हमारा जो अदर एक्सपेंस है ये 400 का आ जाएगा। इसके लिए हमने अलग से एक छोटा सा वर्किंग नोट भी बना दिया कि अदर एक्सपेंस जो है हमारा 40,000 रुपये पे 1% का हमारा 400 रुपये का अदर एक्सपेंस है, जो कि गवर्नमेंट को देना है रिवेन्यू का 1%। ठीक है गाइज। तो हमारे यहाँ पे सेकंड इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट होती है। थर्ड इन्फॉर्मेशन कहता है कि ऑन 5 जुलाई, 5 जुलाई को स्मार्ट लिमिटेड वाज ग्रांटेड अ पेटेंट। एक स्मार्ट लिमिटेड ने एक पेटेंट ग्रांट किया, दैट हैड बीन अप्लाइड बाय द ओके लिमिटेड, और इसे स्मार्ट लिमिटेड ने ग्रांट कर लिया है। ड्यूरिंग द 16-17 स्मार्ट लिमिटेड इनकर्ड अ लीगल कॉस्ट। इस पेटेंट के ऊपर स्मार्ट लिमिटेड के कितने लीगल कॉस्ट लग गए थे, 1,02,000 टू रजिस्टर द पेटेंट को रजिस्टर करने में, एंड एन एडिशनल 1,17,000 टू सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट अ पेटेंट इन्फ्रिजेंट सूट्स अगेंस्ट अ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के खिलाफ भी इसको जाने में 1,70,000 लग गए। तो टोटल अगर आप गाइस देखो तो इस पेटेंट को पूरा अपना, वो पेटेंट के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल की, पेटेंट हाँ ये स्मार्ट लिमिटेड का ही है, इसमें इनके 2,72,000 रुपये खर्च हो गए। आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्मार्ट लिमिटेड एक्सपेक्ट दैट द पेटेंट इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 10 ईयर है। Follow the accounting policy to amortize the all intangible on a straight line basis over the maximum period permitted by the accounting standard। तो accounting standard कितना देता है मैक्सिमम पीरियड, 10 साल का देता है। अगर उससे ज़्यादा भी आपको amortize करना है तो उसको आपको स्पेशली मेंशन करना होता है। टेकिंग अ फुल ईयर amortization इन अ ईयर ऑफ एक्विजिशन, आपको पूरा ईयर का amortization करना है, ये नहीं कि यहाँ पे आप डेट और मंथ देखने लग जाओ। तो गाइस यहाँ पे हम पेटेंट की बात कर लेते हैं। तो पेटेंट के वर्किंग नोट बनाएंगे जब हम, तो लीगल कॉस्ट की बात करें तो 1,02,000 रुपये का तो आपका पेटेंट की कॉस्ट हो गई, और जो लीगल खर्चा हुआ 1,70,000 का, तो टोटल आपके 2,72,000 लग गए। जिसमें से इसकी पेटेंट की लाइफ है आपकी 10 ईयर की, तो ये 27,200 आपका एमोटाइज हो जाएगा ईच ईयर। तो आपका जो पेटेंट है, अब वो पेटेंट कितनी वैल्यू बच गई है, 9 ईयर की लाइफ है, और 2,44,800 का पेटेंट बच गया है। तो यहाँ पर गाइज हमने, ये आपका अदर एक्सपेंस भी हो गया था, यहाँ पे आपका पेटेंट रह गया था। तो पेटेंट 2,44,800 का रह गया था, और लीगल कॉस्ट आपकी 27,200 की। तो गाइज अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमने यहाँ वर्किंग नोट तो बता दिया है, बट क्वेश्चन ने पूछा है कि आर शेड्यूल शोइंग द इंटेंजिबल सेक्शन इन द स्मार्ट लिमिटेड। बैलेंस शीट बनाओ स्मार्ट लिमिटेड की, और उसमें इंटेंजिबल एसेट्स को दिखाओ कहाँ आता है, और ऐसे ही शेड्यूल शोइंग द रिलेटेड एक्सपेंस, और जो भी आपके रिलेटेड खर्चे हुए हैं डेट वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड, आपको वो भी दिखाना है। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट पूरा कंप्लीट हो गया। हमने इसको नोट्स और अकाउंट में भी पुट अप कर दिया। तो हमारा जो इंटेंजिबल एसेट्स अब जो वैल्यू दिखा रहा है बुक में 6,79,200 की, तो इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट एसेट्स में। आपका इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएगा, और नोट नंबर 1 में आपका ये 6,79,200 का आपका इंटेंजिबल एसेट्स आ गया। तो जितने भी खर्चे थे ये पीएनएल में डेबिट होंगे एमोटाइजेशन के नाम से। तो यहाँ पर नोट्स नंबर 2 में जो एमोटाइजेशन का खर्चा है वो 88,800 का हो गया। बाकी के जो अदर एक्सपेंस है नोट नंबर 3 के, वो आपके 400 के हो गए। तो गाइज यहाँ पे सीधा सिर्फ इंटेंजिबल एक्सेस और
पीएनएल के सिर्फ पूछा गया था कि हाँ यहाँ पे इसे पुट करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं पूछी थी, तो हाँ ये हमने पुट कर दिया है। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है गाइस वो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो गाइस जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये भी इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है ये भी सिंपल इलस्ट्रेशन है, वन बाय वन इसे करना है। इसमें एक नोट आपका रह गया है जो मैं यहाँ बता देता हूँ कि वर्किंग नोट आपको 4 में आपको ये दिखाना है कि एज पर AS 26 का जो पैरा 63 है वो इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग ये कहता है कि जो भी rebutable presumption that the useful life of the assets will not be exceed 10 year, जो भी यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल एसेट की है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ़ लाइफ, अगर लाइफ आपकी, if life taken more than 10 year then company should have disclosed a significant reason for that assumption, उस assumption के लिए उन्हें एक significant reason देना पड़ेगा, अदरवाइज आप लाइफ 10 ईयर की ही मान सकते हैं। और जहाँ पे 5 ईयर की जैसे दी हुई थी इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे फिर 5 ईयर की लेनी होगी, जहाँ पे 10 ईयर से ज़्यादा लग रही होगी तो आप 10 ईयर की मैक्सिमम लेके उसे अमोटाइज कर सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में गाइस क्या था कि जो भी आपका गुडविल है वो हर साल अमोटाइज हुई तो अमोटाइज का पार्ट पीएनएल में कितना जाएगा, और जितने की गुडविल बच गई है वो पीएनएल में कितनी जाएगी, बेसिकली क्वेश्चन ने यही मांगा था। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है।